ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ नोज़। फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन चलें इसको भी कर लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जहाँ कवर किए हैं तो इसको भी कर लेते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ में बेसिकली क्या होता है कि नोज़ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। नोज़ के फंक्शन अब सबको पता है कि क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बुक के मुताबिक चलूँ तो बुक हमारे पास इसको 6 फंक्शंस में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि ये हमारे पास एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी पैसेजवे। रेस्पिरेटरी पैसेजवे का मतलब क्या होता है कि नोज़ जो होता है ना, वो बेसिकली आपके पास जो एयर होती है ना, ठीक है जी, लंग्स वगैरह से उसको लंग तक पहुंचाने के लिए नोज़ के थ्रू जाना पड़ता है। नोज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि बेसिकली जिस टाइम बंदा पैदा होता है ना, वो न्यूनेट, ठीक है, न्यूनेट के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो उसकी ब्रीथिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ नोज़ के थ्रू हो सकती है। वो माउथ के ज़रिए बिल्कुल ब्रीथ कर ही नहीं सकता। हम तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें माउथ ब्रीथिंग जो होती है वो एक्वायर्ड ट्रेट होता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर नोज़ की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कंजेनिटली, यानी लाइक कॉर्नल एट्रीजिया, मतलब उसकी जो पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर है वो बंद होता है, एट्रेटिक होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि माउथ ब्रीथिंग भी नहीं वो कर सकता अब, तो ज़ाहिर बात है उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये बात जो कॉर्नल एट्रीजिया वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉर्नल एट्रीजिया की हम बात कर लेते हैं ना, तो इसका एमसीक्यू आ जाता है कि कॉर्नल एट्रीजिया जब पेशेंट को होता है ना, तो उसकी वजह से जो है वो न्यूनेट में, ठीक है, तो उसमें डेथ हो जाती है पेशेंट की, क्योंकि वो माउथ ब्रीथिंग जो है वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ नोज़ के थ्रू ब्रीथिंग करता है न्यूनेट, और वो जब कॉर्नल एट्रीजिया होगा तो वो थ्रू नोज़ भी नहीं कर सकेगा, और फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर उसका हम फौरी इंटरवेंशन कोई ना करें या उसको कोई ट्रीटमेंट ना दें इसका, ठीक है। रेस्पिरेशन में आपको पता है कि दो फेजेस होते हैं, एक इंस्पिरेशन का होता है, एक एक्सपिरेशन का फेज़ होता है। जो इंस्पिरेटरी फेज़ होता है ना, इंस्पिरेशन, आपको पता है कि हवा अंदर लेके जानी होती है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपके पास ये नेज़ल कैविटी है, अगर आप देखो ये रूफ हो गया, ठीक है जी, ये फ्लोर हो गया, ये बीच में आपके जो हैं वो टर्बिनेट्स या मिएटसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एयर नॉर्मली पास करती है ना, तो वो थ्रू नॉस्ट्रल्स जाती है, और ये जो मिडल टर्बिनेट या मिडल मिएटस का पार्ट होता है ना, इससे ज़्यादातर मूव करती है, ठीक है जी। तो वो बेसिकली जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है ना ऊपर का, यानी सुपीरियर कॉन और टर्बिनेट, वहाँ भी नहीं जाता, और इन्फीरियर टर्बिनेट में भी ज़्यादा एयर नहीं जाती, जब तक कि हम कोई फोर्सफुल इंस्पिरेशन ना करें। तो जब नॉर्मली आप सांस ले रहे होते हो तो स्मेल इतनी नहीं आती जब तक कि आप फोर्सफुली स्निफ या इंस्पायर ना कर लो, ठीक है। देन आपके पास जो दूसरा फेज़ होता है, इसमें एक्सपायरेशन होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि आपने जो हवा होती है उसको फ्रॉम द लंग्स से बाहर निकालना होता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये नेज़ल कैविटी है ना, ठीक है, जब आप एयर बाहर निकाल रहे होगे ना, तो वो जो लाइमन नेज़ाई, मैंने आपको एनाटमी में बताया था कि वेस्टिब्यूल की अपर लिमिट पे एक नेज़ल वैल्व या लाइमन नेज़ाई होता है, जो बेसिकली आपके पास जो लेटरल नेज़ल कार्टिलेज होता है ना, उसके लोअर बॉर्डर से बना हुआ होता है। तो ये लेटरल नेज़ल कार्टिलेज जब एकदम से बहुत सारी हवा आ रही है, ठीक है, एक बड़े से चैम्बर से जिसने बाहर निकलना है छोटे से नेरीज से, तो क्या होगा कि वहाँ से वो एकदम नहीं जा सकेगी, तो यहाँ पे इस नेज़ल वेल्व की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा एयर करंट्स आएंगी, एयर वापस जाएगी थोड़ी सी फ्रिक्शन की वजह से। तो अब क्या होगा कि ये एयर जो है ना आपके पास, यहाँ पे आपको पता है कि टर्बिनेट्स होते हैं, उनमें भी चली जाती है, और दूसरा यहाँ पे छोटे छोटे जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं ना, आपको पता है नोज़ के इर्द गिर्द थोड़ी सी बोन के अंदर ना थोड़े 4 किस्म के पैरानेजल साइनसेस होते हैं, स्फिनाइड, इथमॉइड, मैक्सिलरी, फ्रंटल, ठीक है, उनकी ओपनिंग्स के थ्रू उनमें भी चली जाती है और वेंटिलेशन होती है। तो ऐसे ये तरीका होता है पैरानेजल एयर साइनसेस को वेंटिलेट करने का। तो अब आपको इसके बारे में भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड फंक्शन पे चलते हैं। 6 फंक्शंस की मैंने कहा था ना बताएंगे, तो फर्स्ट हो गया है। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या होता है बेसिकली, सेकंड फंक्शन इज़ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना इजी फंक्शन है। एयर कंडीशनिंग में क्या होता है कि लंग्स में आप, ज़ाहिर बात है ऐसी एयर को तो नहीं जाने दोगे ना, ठीक है, उसको आपने लंग्स में ले जाने से पहले एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, आपके पास एयर की। तो वो कहाँ पे होती है बेसिकली, नेज़ल कैविटी के अंदर। अब एयर कंडीशनिंग में क्या होती है, एक तो फिल्ट्रेशन होती है आपके पास, यानी कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपको पता है विब्रिसी होती हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, नोज़ में, उनमें ट्रैप हो जाता है, म्यूकस पूरा प्रेजेंट होता है, वो उसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ जो है वो 0.5 माइक्रॉन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लंग्स के अंदर एंटर हो सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसका टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। आपको पता है कि जो एयर होती है, ठीक है जी, उसको बॉडी टेम्परेचर पर रखना कितना ज़रूरी है, वरना वो जाके लंग्स को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इतना लार्ज सा म्यूकोज़ा होता है, पूरे टर्बिनेट्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो वेसल्स की वास्कुलर सप्लाई होता है, ब्लड जा रहा होता है जो इस पूरे टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। और चाहे कोल्ड एयर हो या हॉट एयर हो, लेकिन बॉडी टेम्परेचर पे वो हर एयर को जो है वो कन्वर्ट करती है। देन
आपके पास फ़िल्ट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, देन आपके पास होता है ह्यूमिडिफ़िकेशन। ह्यूमिडिफ़िकेशन में क्या होता है कि जो भी एयर आती है आपके पास वो डिफरेंट उसमें वाटर वेपर का कंटेंट होता है। लाइक विंटर्स में ड्राई होती है एयर, ठीक है, समर्स में मॉइस्ट होती है। तो वो क्या करता है कि बेसिकली ज़्यादातर जो ड्राई एयर होती है उसकी ह्यूमिडिफिकेशन करता है। कैसे कि बेसिकली यही जो वेट सर्फेसिज होते हैं, म्यूकोजा मेम्ब्रेन्स, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होती हैं उन पे सीरस म्यूकस फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनकी सिक्रीशंस जब ज़्यादा होती है तो इन सारे फ्लूइड्स की ये क्या करते हैं कि वाटर को जो है वहाँ से ले लेते हैं। और आपके पास 75% सेचुरेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, वाटर वेपर्स के साथ। और ह्यूमिडिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि अगर ड्राई एयर है, ह्यूमिडिफिकेशन नहीं है, तो आपके पास जो सिलरी मैकेनिज्म होता है ना वो फेल हो जाता है। और उसकी वजह से ड्राई एयर क्या करती है कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो भी इंक्रीज़ करती है। और एक दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चर जो है वो एयर एक्सचेंज के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉपरली मॉइस्ट एयर नहीं आएगी, ह्यूमिडिफाइड एयर नहीं होगी, ड्राई एयर होगी, लाइक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट की नोज़ ब्लॉक्ड है, वो मुंह से ब्रीथिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली जो आपका पेशेंट होगा उसको जो है वो क्या हो जाएगा कि उसका जो मतलब एक्सचेंज है वो एफिशिएंट नहीं होगा और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा जी, थर्ड फंक्शन की तरफ आते हैं। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवेज, यानी बेसिकली ये आपके पास ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाता है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म आपको पता है कि होता है कि बेसिकली स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल एपिथेलियम होता है, उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोज़ के अंदर। उसके ऊपर फिर एक छोटी सी सिरस लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि जिसमें सिरस फ्लूइड होता है, और उसके ऊपर प्रेजेंट होती है एक पूरी म्यूकस लेयर की, ठीक है। ये सिलिया क्या करते हैं, बीट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 5 to 10 मिलीमीटर पर मिनट की इनकी स्पीड होती है। और ये सारा जो म्यूकस होता है ना, ये इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को या बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप करता है और कहाँ पे नेजोफेरिंग्स में लेके जाता है, वहाँ से इसको रिमूव करते हैं। देन इसी म्यूकस सिक्रीटरी मैकेनिज्म के अंदर आपके पास डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लें, लाइजोजाइम होता है, ठीक है। ये इसको हम म्यूरामीडेज भी कहते हैं इस पोजीशन पे, जो कि 7 pH पे काम करता है। और ऑप्टिमल पीएच जो होता है ना आपके पास नीजल सिक्रीशंस का, वो भी 7 ही होता है, ठीक है। म्यूरामीडेज होता है यहाँ पे। आईजीए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन पता होना चाहिए कि जितनी भी बॉडी की सिक्रीशंस होती है ना, अगर कोई भी पूछे कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है तो आप आईजीए तो सेफली कह सकते हो, होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी आईजीए होता है, उसके अलावा आईजीई भी हो सकता है, इंटरफेरॉन्स भी हो सकते हैं आपके पास। दूसरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपके पास कौन सा होता है, एक तो ये सिक्रीशंस वाला हो गया, ठीक है, एक आपके पास म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म हो गया, और एक आपके पास होता है स्नीज रिफ्लेक्स। स्नीज रिफ्लेक्स आपको पता है कि कोई भी इरिटेटिंग जो है वो नॉक्शियस सब्सटेंस आता है, टच करता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, जिसकी वजह से स्नीजिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, स्नीज आती है। और आपके पास ये सारा जो मतलब वही जो इरिटेंट सब्सटेंस होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। तो आपको थर्ड जो है वो भी पता चल गया फंक्शन। देन फोर्थ आपके पास आते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर वोकल रेजोनेंस। वोकल रेजोनेंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बेसिकली वैसे तो आपको पता है कि रेजोनेंस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, लैरिंग्स में होती है, ठीक है जी। तो ज़्यादातर वॉइस जो होती है ना हमारी, जो साउंड होती है वो लैरिंग्स से ही आ रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स, कुछ ऐसी साउंड्स जो ख़ास तौर पे नोज़ से प्रोड्यूस होती हैं, एम और एन साउंड्स, ठीक है। तो अगर नाक बंद होती है ना तो हमारे पास हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डी नेज़लाइजेशन ऑफ स्पीच या डी नेज़ल स्पीच, कि बेसिकली यानी जो नेज़ल कंपोनेंट है ना स्पीच का वो लॉस हो जाता है, यानी बेसिकली एम और एन साउंड्स की बात कर रहे हैं कि एम और एन साउंड्स नहीं आएंगी। देन आपके पास होता है जी नेज़ल रिफ्लेक्स। नेज़ल रिफ्लेक्स जो है वो सॉरी फिफ्थ फंक्शन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्थ था। नेज़ल आपके पास रिफ्लेक्सेस क्या क्या होते हैं, नेज़ल रिफ्लेक्सेस आपको बस थोड़े से पता होने चाहिए, 2-3 ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता ही है कि एक नेज़ल रिफ्लेक्स तो आपको पता है कि सेलिवेशन होती है इन रिस्पॉन्स टू प्लेजेंट स्मेल, कि जब भी कोई आप अच्छी फूड्स की स्मेल सूंघते हो ना तो आपके पास सेलिवेशन स्टार्ट कर लेता है पेशेंट। दूसरा स्नीज रिफ्लेक्स है जो मैंने अभी बताया, और तीसरा आपके पास है नेज़ो पल्मोनरी रिफ्लेक्स। ये थोड़ा नया रिफ्लेक्स है, ठीक है, जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया। नेज़ो पल्मोनरी रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जब नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो जो आपके पास जो बेसिकली लंग्स होते हैं ना उनमें हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके पास जो लंग्स होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है। और बेसिकली ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में, ज़ाहिर बात है जल्दी तो ये रिफ्लेक्स नहीं अपेयर होगा, बेसिकली उनमें जिनमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, बच्चों में जिनमें एडिनॉइड्स बड़े हुए हैं, टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसको प्रोलॉन्ग नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, और जब तक नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन चल रही होती है तो वो सवियर किस्म का पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर लेता है। इवन कॉर पल्मोनेली उसको हम कंडीशन को कहते हैं, वो डेवलप कर लेता है, ठीक है। और फिर जब ये हमारे पास कंडीशन जब हम ठीक कर लेते हैं तो नेज़ल रिफ्लेक्स भी जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है।
देन आपको थोड़ा सा ऑल्फैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ऑल्फैक्शन वैसे अगर हम आम लेमैन से पूछें कि नाक का क्या फ़ंक्शन है, तो वो तो हमें सबसे पहले ऑल्फैक्शन कहेगा। लेकिन हमारे पास ऑल्फैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते, है तो इम्पॉर्टेंट ही, क्योंकि फूड के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। फूड्स की जब हम हमारे पास अगर ऑल्फैक्शन मतलब जैसे नाक बंद होना, तो टेस्ट भी फिर अच्छा नहीं आ रहा होता, हर चीज़ हमें ब्लैंड टेस्ट की फ़ील हो रही होती है, मतलब टेस्टलेस सी होती है। तो इसलिए ऑल्फैक्शन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ऑल्फैक्शन में आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट सी बस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर मैं अलग से बता दूँ, तो ऑल्फैक्शन में होता ये है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो बेसिकली ऑल्फैक्टरी पाथवे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये नोज़ है, ठीक है जी। नोज़ के अंदर आपको पता है कि जो नेज़ल कैविटी की जो रूफ होती है ना, वहाँ पे आपके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं। इनमें से आपके पास जो है वो म्यूकोज़ा के अंदर एम्बेडेड होती है, ठीक है जी। इनके पेरिफेरल प्रोसेस और जो इनके सेंट्रल प्रोसेस होते हैं ना, वो ऑल्फैक्टरी नर्व बना के ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर पड़ा होता है क्रिब्यूफॉर्म प्लेट के ऊपर एक जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब में साइनेप्सिस बनाते हैं और यहाँ से एक्सॉन्स जाते हैं आपके पास बेसिकली। ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है और ट्रैक्ट जाता है आपके पास प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स में और एमेक्डिलाइड न्यूक्लियस में। ये वो जगह होती है जहाँ पे आपके पास जो है वो सारी सेंसेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास इसमें आपको जो है वो सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन फील होती है। तो इसमें अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपके पास ऑल्फैक्शन कम हो जाती है? एक होती है आपके पास एनोस्मिया कंडीशन होती है, ठीक है जी, जिसमें स्मेल बिल्कुल चली जाती है। एक होती है हाइपोस्मिया, जिसमें स्मेल कम हो जाती है। अब इसमें ये क्यों कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं? या तो आपके पास कहते हैं कि नोज़ ब्लॉक्ड है, ठीक है जी, किसी भी पॉलिप की वजह से या किसी भी कंडीशंस की वजह से, या म्यूकस डीजनरेट हो रहा है एट्रोफिक राइनाइटिस में, या अडीमा डेवलप हो रहा है एलर्जिक या विजोमोटर राइनाइटिस में, या फिर आपके पास ये जो आपको पता है कि ये बल्ब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, तो वहाँ का कोई फ्रैक्चर है जिसकी वजह से ये बल्ब डैमेज हो गया, या फिर कोई इंट्राक्रेनियल लीजन्स हैं जो इस पाथवे में से कहीं भी डैमेज कर रहे हैं आपके पास ब्रेन को या सारे को। कोई भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, तो उसकी वजह से एनोस्मिया या हाइपोस्मिया डेवलप होता है। देन एक और कंडीशन होती है पारोस्मिया। पारोस्मिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पारोस्मिया मीन्स परवर्टेड स्मेल। परवर्टेड मीन्स कि आपकी जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, यानी जो एक्चुअल स्मेल होती है उसके बजाय आपको कोई और स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको हम परवर्टेड स्मेल कहते हैं, पारोस्मिया। पारोस्मिया में क्या होता है कि अक्सर इसकी कंडीशन क्यों डेवलप होती है? पोस्ट इन्फ्लुएंजा रिकवरी पीरियड के, जब किसी बंदे को इन्फ्लुएंजा डेवलप हो जाता है ना, तो उसकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, उसको पहले एनोस्मिया होता है, लेकिन जब वो रिकवर कर रहा होता है ना, तो जो उसकी नर्व्स होती हैं ना, डैमेज्ड ऑल्फैक्टरी नर्व, वो मतलब एबनॉर्मली रीजनरेशन उनकी हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्मेल की है जो हिस्स होती है ना, मतलब जो उसकी सेंस होती है, वो थोड़ी सी डैमेज्ड हो जाती है। इसकी वजह से उसको पारोस्मिया स्टार्ट हो जाता है। तो एक कंडीशन पारोस्मिया की ये होती है कि पोस्ट इन्फ्लुएंजा रिकवरी पीरियड, और दूसरी होती है अक्सर ट्यूमर्स में ये चीज़ होती है, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव डिस्कस।